चलो देखो, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है एलएलएम के, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10th दिया है हमारे पास। 10th क्या दिया है अभी 10th क्वेश्चन में, कि एक डिस्क है बेटा जिसका मास है 1.0 kg के, फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली एयर बाय मास है उसका ये वर्टिकली एट इट, जिसमें रेट है उसका 10 मीटर पर सेकंड। बुलेट्स रीबाउंड एट द सेम स्पीड है, द स्पीड विच विच दे आर फायर्ड। तो स्पीड, किस स्पीड के साथ हमें बुलेट को फायर करना है वो हमें निकालनी है, और नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास कितनी दी है, 10 पर सेकंड है। ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा कि सबसे पहले तो एक वेट लग रहा है नीचे की तरफ जो mg उसका है ये वाला। सेकंड क्या है कि हमने इसके अंदर मोमेंटम लगा रखा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि मोमेंटम mg यानी जो फोर्स है वो हो जाएगा n m इंटू वी के। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेट पर सेकंड जो है वो हमें बता देगा कि यहाँ बराबर होगा। तो हमारे पास जिसका मास कितना है, 1 है। g की वैल्यू हमें एक बार के लिए अगर 10 मान लें या 9.8 ले लेते हैं, क्योंकि 9.8 में सारे आंसर हैं। नंबर ऑफ बुलेट्स रेट है 10, इंटू में बुलेट का मास है बेटा कितना, 0.05 है, और वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ हम इसकी डिवीजन कर सकते हैं, तो कितना आएगा भाई तो ये हमें फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ इसमें एक चीज और है, अगर अब उसने बोला क्या कि बुलेट्स रीबाउंड हो रही हैं, तो फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, फाइनल मोमेंटम के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी n 2m इंटू वी रखेंगे। ठीक है, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई हुई तो ये 1 ही आ जाएगा, तो ये सारे ऑटोमेटिकली कैंसिल होंगे। तो हमारा आंसर इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स दिया है बेटा आपको इम्पल्स बताना है, तो क्या फॉर्मूला किया था कल इम्पल्स का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। चलो फटाफट बताओ इसका कौन सा आंसर है। माइक ओपन है ना अपना सबका, सेटिंग चेक कर लें एक बार। ठीक है, माइक ऑन है। हाँ बोलो भाई, कौन सा आंसर है इसका, इंटीग्रेशन ही करना और कुछ नहीं है। तो 500 इंटू टी तो आएगा। नेक्स्ट में करोगे तो -100 t² डिवाइड बाई 2 आएगा, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट मैच कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड बाय द ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। हमें इस रोप के अंदर टेंशन कितनी है वो वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कितना फोर्स लग रहा है, अगर आप इस फोर्स के कंपोनेंट बनाते हो तो ये हमारे पास आएगा 10 को 60, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 10 sin 60। तो फाइनल जो रिजल्टेंट हमारे पास है वो 10 को 60 आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये है। तो हम क्या कहते हैं कि टेंशन जो इसमें होगी, या हमें क्या निकालनी है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है, टी की वैल्यू। तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर होगी, एक्सेलरेशन जो इसके अंदर होगी वो क्या होगी, 10 को 60 तो ये है। ठीक है, वो 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय मास, मास बेटा कितना आ गया, 5 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर कैसे, न्यूटन में कैसे दे रखा है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। एक्सेलरेशन के बाद हमें इसके अंदर टेंशन निकालनी है, क्योंकि लास्ट फोर्स हमारा इसमें काम करेगा। तो हम इसके केस में कह देंगे कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है ना, जिसके अंदर टेंशन निकालनी है उससे लास्ट मास जो है वो ले लो, अपना आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या है। इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास कितना है, जिसका मास कितना बेटा 8 kg है। इट इज कनेक्टेड टू एन एम्प्टी बकेट, बकेट का मास कितना है, 1 kg है। आगे, इट इज कनेक्टेड बाय मासलेस कोर्ड रनिंग ओवर ए आइडियल पुली, यानी जो रस्सी वगैरह दे रखी है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है। सैंड इज ग्रेजुअली एडेड टू द बकेट, हम इसके अंदर सैंड ऐड कर रहे हैं। तो मास ऑफ द सैंड एडिड कितना होगा वो हमें इसके केस में निकालना है। तो टेंशन इसके केस में कितनी आएगी, टेंशन हमारे पास है म्यू, म्यू की वैल्यू फ्रिक्शन की आएगी 0.5, क्योंकि इस सरफेस के साथ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, इनटू इसका मास हम निकाल रहे हैं। तो टेंशन जो है वो इसी के बराबर आ जाएगी, क्योंकि टी इज इक्वल टू यहाँ एम जी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि टी 8 इंटू जी की वैल्यू जी पड़े रहने दो। तो यहाँ से हमने निकाला। अब क्या है, बकेट जो है इस केस में डबल टेंशन की तरह काम करेगी, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास ये है, दूसरी रोस ये है, तो डबल टेंशन होगी। ठीक है, तो 2t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, मास इंटू जी।
तो टेंशन की वैल्यू अभी हमने ऊपर से निकाल ली है, 2 0.4 इंटू जी हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो किया जाएगा। मास हमें पता है कितना है बकेट का, मास ऑफ बकेट है 8। ठीक है, तो यहाँ चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हमने क्या बोला है, मास ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 8 है और बकेट का मास ये है। ठीक है, तो हम कहते हैं 1 प्लस एम इंटू में जी, यानी जो हम इसके अंदर क्या ऐड करें, सैंड ऐड करें, उसका मास हमें निकालना है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया जी से जी, कितना आएगा भाई 8 माइनस 1, कितना आ जाएगा 7 kg आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये केस था बेटा इसमें। और क्वेश्चन है 14th, देखो फिर आगे करेंगे। 14th में क्या करना है अभी, एक स्ट्रिंग है नेग्लेजिबल मास की गोइंग ओवर एक क्लैम्प्ड पुली ऑफ मास m है, ये पुली है जिसका मास हमें दे रखा है m। एज शोन इन द फिगर है, फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप इज गिवन बाय, अब फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ इस रोप के ऊपर लग रही है बेटा टेंशन। ठीक है, mg इस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ काम करेगा, अगर पुली की मैं बात करूं तो mg इसका नीचे की तरफ है। टेंशन जो इस रोप में आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इस कैपिटल M इंटू जी के बराबर होगी। ठीक है, तो फाइनल फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे काम करेगी, तो फाइनल फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर प्लस, सॉरी हमें क्या निकालना, फाइनल फोर्स ना। ठीक है, ये टी हो गया और यहाँ टी प्लस एम जी दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टी की वैल्यू अगर हम रखें तो टी हमारा छोटे एम इंटू जी के बराबर है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसमें क्या हो रहा है, जो टेंशन है उसकी वैल्यू हम कैपिटल एम इंटू जी रख सकते हैं, ये आ गई। सेकंड में करोगे तो ये एम प्लस छोटा एम इंटू में जी आ जाएगा। ठीक है, जगह नहीं बची क्या, एम प्लस छोटा एम इंटू जी आ गया। तो इसको फाइनली सोल्व करोगे तो क्या आएगा, एम प्लस एम, ठीक है, इसका स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू जी, यानी ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके केस में हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 3 ब्लॉक्स है बेटा, एक है 4 kg का, दूसरा है 6 kg का और तीसरा है 8 kg का। टेंशन इन द पुली कनेक्टेड बाय द 4 kg एंड 6 kg, यानी इसके बीच टेंशन कितनी होगी उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे सिस्टम के अंदर कितनी एक्सेलेरेशन है वो निकालते हैं। एक तरफ मास कितना है 10 kg, दूसरी तरफ मास कितना है 8 kg, तो एक्सेलेरेशन इन द सिस्टम कितनी होगी 10 माइनस 8, कल फार्मूला किया था ना m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू में आ जाएगा भाई g। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो ये आ गया 2/18 यानी g/9, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन के बाद हमें टेंशन निकालनी है। अब देखो जरा, इसके केस में फाइनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, समझ गए क्यों होगी, क्योंकि ये ज्यादा है। ठीक है, तो फाइनल एक्सेलरेशन की कंडीशन में अगर मैं इसको करूं तो कहते हैं टेंशन इसके अंदर होगी बेटा m g-a के बराबर। ठीक है, समझ गए, क्योंकि टेंशन है इसकी मास इनटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ काम कर रही है। तो इस बॉडी के लिए हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सारी वैल्यू रख दो क्योंकि हमने मास 4 kg लिया है तो उस हिसाब से रखनी है। टेंशन हो जाएगी 4, ये g और इसकी वैल्यू g/9 होगी। ठीक है, सोल्व करो इसको, ये आ जाएगा 4 इंटू 8/9 और g की वैल्यू बेटा 10 रख लो। ठीक है, क्या रखी थी, क्या 10, हाँ क्या रखी थी, कितना है अभी 320/9, तो इसका मतलब इसमें कितनी टेंशन काम कर रही है 320/9 कर रही है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम और थोड़े से शॉर्टकट आपको इसमें ज्यादा करने पड़ेंगे जिससे काम जल्दी निकलेगा अपना। ठीक है, चलो 16 हमने कल कर लिया था, अब हम जरा 17 18 17 की तरफ बढ़ते हैं। 16 कल अपना हो गया था, एक बार डिस्कस शायद करने की जरूरत नहीं है, कर लोगे क्या क्वेश्चन 16? बोलो भाई आज क्या हो रहा है। चलो 17 देखो, इसमें हमारे पास दो मास है बेटा, एक है कैपिटल एम, सेकंड है स्मॉल एम। कनेक्टेड किया है हमने उनको एक पुली से, स्ट्रिंग है और एक स्ट्रेच स्प्रिंग हमने लगा रखा है ये वाला। अज्यूमिंग दैट द स्प्रिंग पुली एंड ऑल द केसेस जो है वो मासलेस है, फ्रिक्शन का सरफेस भी स्मूथ है, स्मूथ अगर दिया हो तो म्यू की वैल्यू 0 होती है। आगे अमाउंट बाय विच स्प्रिंग स्ट्रेच, हमें इसके केस में कितना अमाउंट से वो स्ट्रेच करेगा वो वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर कितनी टेंशन काम कर रही है वो निकाल लेते हैं। तो ये टेंशन एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, क्या आ जाएगी mg डिवाइडेड बाय m प्लस m के। ठीक है, ये आ गई। एक्सेलरेशन के बाद टेंशन का फार्मूला जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी हमने की है m,
इनटू में कैपिटल एम इनटू में जी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन के। तो किस ऑप्शन में है ये? ठीक है, अब ये जो टेंशन है उसको हम फोर्स के बराबर रख सकते हैं जो स्प्रिंग के लिए काम करते हैं, के एक्स हो गया। तो यहाँ मैं रख देता हूँ के एक्स, के इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा? फर्स्ट है। ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में ये चीजें हमारी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है, तो इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो 18th। इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास m है। इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन जीरो है, बाय ए रोप जिसका मास कितना बेटा m है। फोर्स P को अप्लाई किया एट वन एंड ऑफ द रोप, द फोर्स बाय विच रोप एक्सर्ट ऑन द ब्लॉक कितना एक्सर्ट करेगा वो निकालना। अब यहाँ केस क्या है मैं जरा बता देता हूँ। हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास m है, इसको हमने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एक रोप है, ये कल ऐसा केस किया था, इस रोप का मास m है। ठीक है, फोर्स हमने जो अप्लाई कर रखी है वो P है अप्लाइड के वन एंड ऑफ द रोप, यानी साइड बिल्कुल एंड पे। हमें इसके अंदर फोर्स निकालने नेक्स्ट टू द ब्लॉक कितनी आएगी। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला लगा लेते हैं। एक्सेलेरेशन का फार्मूला होगा टोटल फोर्स अप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस n के। और अगर फोर्स निकालनी है तो मास मल्टीप्लाई करेंगे। कौन सा मास मल्टीप्लाई करेंगे? जो ब्लॉक का मास है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा भाई, बोलो? किसी में है और तो किसी में नहीं है। इसमें तो छोटा मास दे रखा है, रोप का मास नहीं लेना आपको, ब्लॉक का मास लेना है। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना कि जिसके लॉन्ग टेंशन या जिसके लॉन्ग फोर्स निकलेगी उसके बाद वाला मास आपको लेना पड़ता है, तो रोप ना लेके हम इस मास को लेंगे। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन है अब, चलो ये वाला और देखो 19th। टू ब्लॉक्स हैं बेटा जिसमें हर एक का मास कितना है m है। रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर, इफ द पुली आर लाइट एंड फ्रिक्शनलेस है। ये जो पुली हमें दे रखी है बीच के केस में वो लाइट है और सारे फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है। m इज इंक्लाइंड इज अलाउड टू मूव डाउन, ये जो m है उसको हमने थोड़ा सा यहाँ फोर्स लगा के और डाउन मूव करने के लिए पुश किया है। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी होगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो इस केस में हमें एक्सेलेरेशन की वैल्यू चाहिए। अगर ये एंगल जो है वो थीटा है तो mg के कंपोनेंट बनेंगे बेटा, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये वाला तो mg कैपिटल है ना, ये हो गया mg कोस थीटा। ठीक है, और जो डाउनवर्ड इसको खींचेगा वो क्या होगा, mg साइन थीटा होगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि जो एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर होगी, एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू mg साइन थीटा, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड ये है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब दोनों का मास सेम है तो m प्लस m नीचे 2m हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स का मास कैपिटल m ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ इसको फाइनली सोल्व करते हैं तो ये आ गई g/2 इंटू में साइन थीटा के। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन सिस्टम की आ चुकी है। अभी इस एक्सेलेरेशन को अगर हम कंपेयर कर दें किसके साथ, टेंशन के साथ, क्योंकि ये टेंशन इसके ब्लॉक के केस में काम करने वाली है। तो टेंशन का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन, और ये बराबर दे रखी है अपने मास, ठीक है, इनटू में g/2 साइन थीटा के। तो कितना आएगा भाई, g/2 m/g/2 साइन थीटा, थर्ड ऑप्शन में है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। कर लोगे सारे? ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन पढ़ो क्या है। बोलो कोई डाउट है तो। चलो नेक्स्ट देखो 20। आ रही है क्या आवाज मेरी? कनेक्शन लूज तो नहीं है आज अपना? कनेक्शन तो ठीक है। चलो देखो 20th क्वेश्चन फिर अपना, विद व्हाट मिनिमम एक्सेलेरेशन कैन ए फायरमैन, फायर करने वाला, स्लाइड डाउन ए रोप हुज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इज 3/4 ऑफ इट्स वेट है। तो यहाँ वो कह रहा है कि एक रोप के ऊपर वो नीचे आ रहा है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक फायरमैन है जो रोप के थ्रू नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ इस रोप के अंदर जो टेंशन डेवलप होगी वो क्या होगी, वो बराबर होगी बेटा इसके mg, नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगी, और ये बराबर होगी मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो यहाँ ये सिचुएशन है। अब जो टेंशन वो रोप झेल सकती है वो 3/4 ऑफ इट्स वेट है mg के, और ये किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलेरेशन के। ठीक है, तो यहाँ मास तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा, g-3/4 ऑफ g कितना आएगा, 1 - 3/4 कितना होता है, 1/4। इसका मतलब कितना आ जाएगा, g/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपना ये आंसर था। नेक्स्ट पढ़ो।
नेक्स्ट हमारे पास एक मेटल स्फीयर है, इज हंग बाय स्ट्रेट फिक्स्ड स्ट्रिंग फिक्स्ड टू ए वॉल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन है, इसके अगर हम कंपोनेंट बनाते हैं तो हमारे पास एक कंपोनेंट निकल के आएगा बेटा ये वाला टी कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट जो ये आएगा मतलब इस तरफ डायरेक्शन में वो टी साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो यानी अगर मैं टी के कंपोनेंट बनाऊं तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ऊपर वाला है तो नीचे वाला हो जाएगा, तो ये हुआ बेटा टी कोस थीटा, और जो दूसरे वाला कंपोनेंट है ये काम करेगा टी साइन थीटा के। तो इतना तो हमें साफ पता चल रहा है डायग्राम से कि टी कोस थीटा तो किसके बराबर है, डब्ल्यू के, और जो टी साइन थीटा है वो बेटा किसके बराबर है, आर के है। ठीक है, तो फर्स्ट में आर प्लस टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, चलो चेक करते हैं। हम कहते हैं कि टेन थीटा जो है वो आर बाई डब्ल्यू के बराबर होगा होगा यानी टी स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर होगा होगा अगर ये कंडीशन है, तो आपने ये कंडीशन किसके लिए की थी, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ में आप करते थे कि क्लोजिंग साइड जो होती है वो हमारी पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन में, अगर ये वेक्टर ए है ये बी है तो ये सी वेक्टर आता है। तो ये अगर कंडीशन बनी है इसका मतलब ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है अपनी। ठीक है, उसके बाद ये भी सेटिस्फाइड हो रही है, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, और r इज इक्वल टू डब्ल्यू टेंजेंट थीटा, r इज इक्वल टू डब्ल्यू टेंजेंट थीटा आ रहा है, इसका मतलब a b और d ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो थर्ड ऑप्शन में चीज है। ठीक है, ये नहीं आ रही है क्योंकि हमारी ये कंडीशन ट्रायंगल लॉ के हिसाब से बन चुकी है ऑलरेडी। कर लोगे, चलो नेक्स्ट पढ़ो 22nd, फिर एक दो क्वेश्चन और उठाते हैं फिर आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास दो मासेस है बेटा, एक m1 है दूसरा m2 है, आर ज्वाइंड बाय स्प्रिंग एज शोन, ऐसे वो ज्वाइन कर रखे हैं। द सिस्टम इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड बाय सर्टेन हाइट, द स्प्रिंग विल बी, अब इसके केस में स्प्रिंग का क्या होगा वो हमें बताना है। अब जो सिस्टम है एज ए होल यानी सारा का सारा नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, नीचे की तरफ वो फॉल करेगा तो ना तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा और ना ही स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, क्योंकि दोनों मासेस जो हैं वो अपने इंडिविजुअली काम करेंगे। ठीक है, तो ना तो स्ट्रेच करेगा ना कंप्रेस करेगा, और दोनों मासेस क्या हैं, इक्वल भी हैं, तो उसी केसेस में क्या होगा, हमारे सेम कंडीशन बनेगी कि अगर ये दोनों वेट सेम हुए तो उस कंडीशन में ना तो ये स्ट्रेच करेगा ना ये कंप्रेस करेगा, चाहे ना 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 ये नहीं, ये कंडीशन आएगी। ठीक है ना, अगर दोनों मास सेम होते हैं तो उस कंडीशन में भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, अगर कोई अगर मास हो तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जी की स्पीड से फॉल करेगा, स्प्रिंग अलग ये अलग और ये अलग। ठीक है ना, तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ग्राउंड फॉल के बाद वो वेरी करेगा, वो हमारा इश्यू ही नहीं। ठीक है, चलो एलिवेटर का केस किया था अपन ने, बताओ इस केस में क्या करना है फिर अपने को। एलिवेटर में याद है ना, एलिवेटर जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी जो वेट आता है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। वही एलिवेटर अगर एक फिक्स एक्सेलेरेशन के साथ नीचे की तरफ आएगा तो हम क्या कर देते हैं, एम जी माइनस ए कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, डिसेंडिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है, मास जो है वो इतना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन ब्लॉक बी कितना आएगा वो निकालना है। तो ए का अगर आप क्या निकाल लो वेट, तो वही उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, निकालो फिर कितना आएगा, जी माइनस ए करना है, कितना आएगा भाई, 4 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, मास है अपना कितना है 0.5, और ये 10 - 2 8 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो 24th देखो, बस ये पेज कर लेते हैं, 24th पढ़ो। एक बॉडी को हमने स्मूथ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 1 in x है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, तो इसके केस में हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 1/x होती है। ठीक है, अगर ये साइन है तो साइन होता है p/h के, b की वैल्यू क्या निकलेगी, ये निकलेगी √x² - 1 के। ठीक है, आगे तो हमें क्या बताना है इसके केस में, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो कल एक फार्मूला अपन ने किया था याद हो तो, tan थीटा इज इक्वल टू a/g के। ठीक है, इसमें हमें a की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा की वैल्यू आप इस रिलेशन से बता सकते हो कितनी होगी, 1/√1 माइनस सॉरी x² - 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितनी आ जाएगी, x² - 1 डिवाइड बाई जी, मतलब इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी तो कंडीशन नंबर कौन सी होगी, a इज इक्वल टू g अपॉन x² - 1, ये आ जाएगी। ठीक है ना,
25th पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। इफ एक पैरेट जो है बेटा वो अपवर्ड फ्लाई कर रहा है विद एन एक्सेलेरेशन एयर टाइट केज में, द बॉय विल फील द वेट ऑफ द केज, क्या होगा? ठीक है, ये केस लिफ्ट में ऊपर जाने जैसा ही है, ठीक है, तो वेट क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? फ्लाई ऊपर की तरफ कर रहा है, फ्लाई ऊपर की तरफ कर रहा है, तो वो एक एक्सेलेरेशन डेवलप कर रहा है, एक्सेलेरेशन डेवलप करेगा तो केस को हिट करेगा, इसका मतलब उसका मास क्या हो जाएगा बेटा इस केस में? इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ना एयर टाइट और वो कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। चलो 26 और देखो, फिर एक दो क्वेश्चन आगे के उठाएंगे। इसमें हमारे पास दो मासेस है बेटा, मास कौन कौन से हैं? 10 kg है, दूसरा 20 kg है, रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है बाय मास एज शोन इन द फिगर। फोर्स लगाया हमने 200 न्यूटन का, एक्ट ऑन 20 kg मास एट एन इंस्टेंट, जिसमें 10 kg मास एक्सेलेरेशन आती है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी एक्सेलेरेशन ये दे रखी है, ठीक है। हमें क्या बताना है? व्हाट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ 20 kg मास, तो 20 kg मास की एक्सेलेरेशन कितनी होगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले फोर्स कितना लग रहा है 10 kg पे? 4 इंटू 10, क्योंकि एक्सेलेरेशन उसी की है, 40 न्यूटन हो गया, ठीक है। इसके ऊपर 40 न्यूटन एक्ट कर रहा है, तो 40 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, क्योंकि स्प्रिंग का काम है, ये अगर आगे की तरफ जाएगा तो इस एंड को वो दूसरी तरफ धकेलेगा, ठीक है। तो अगर ये 200 है, ये 400 है, तो नेट फोर्स कितना बचा? अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से 160 बच गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है? 20 kg की निकालना है, तो 20 से इसको डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये कहानी थी। और इसमें हाँ, एक ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, इसको जरा ध्यान से करना, ये एग्रीकल्चर में आया हुआ है पीछे। इसमें क्या दिया है अभी? हमारे पास एक एडजॉइनिंग फिगर है जिसमें दो ब्लॉक है बेटा, ए है दूसरा बी है, आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल विद ए फोर्स एफ है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, फ्रिक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इधर काम करती है, ठीक है, और जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा। तो यहाँ एक स्पेशल केस में आर कभी एम जी के बराबर इस केस में नहीं होगा, क्योंकि जहां कॉन्टेक्ट होता है वहीं आर काम करता है, ठीक है। सेम इसका आर भी इसी डायरेक्शन में काम करेगा। अब आगे क्या कर रहा है? वॉल है बेटा स्मूथ, बट द सरफेस ऑफ ए एंड बी कॉन्टेक्ट क्या है? रफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिस्टम ऑफ ब्लॉक टू बी रेस्ट अगेंस्ट द वॉल है, तो इस कंडीशन में पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में वो रेस्ट और वॉल में रहेगा। तो यहाँ अगर फोर्स की वैल्यू हम दे तो उसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब हमें किसको मूव नहीं कराना? अच्छा, मूव करवाने कंडीशन नहीं है। एफ शुड बी मोर देन द वेट ऑफ ए एंड बी, वेट और फोर्स का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ ए एंड बी, फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ एम ऑन जी, ये भी कोई कनेक्शन नहीं है। फोर्स शुड बी लेस देन द वेट ऑफ ए एंड बी, ये भी कोई कनेक्शन नहीं है। सिस्टम कैन नॉट बी क्लियर, इसका मतलब अगर हम कितना भी फोर्स लगा लें ये सरफेस स्मूथ नहीं है तो वो अपने आप ही नीचे गिरा देगा इसको, तो सिस्टम कभी भी इसमें क्लियर कंडीशन में नहीं रह सकता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपने 3753, ये वाला एंगल 90 होगा, ये अपने को पता है, लेमिज थ्योरम से होगा, उसी तरीके से करना है इसको, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें से किसी को समझना है? नहीं फिर हम आगे बढ़ूं। इसमें और कोई क्वेश्चन तो मुश्किल शायद नहीं है। करवा दो। कौन सा बेटा? 60? फ्रिक्शन मतलब समझा नहीं मैं, क्या कर रहा है क्वेश्चन कौन सा? फ्रिक्शन की क्वेश्चन करवा दो सर। फ्रिक्शन के क्वेश्चन करवा दें, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास फ्रिक्शन का क्वेश्चन 57 रहा था। 59 देखो, 59 देखो, फिर 57 कर लेंगे। 59th में क्या दिया है अभी हमारे पास? 59th में हमारे पास फाइंड द ब्लॉक ए एंड बी है जिसका म्यू दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। माइक ऑफ कर दो बेटा, किसका है? समझा मैं रहा हूँ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है, माइक किसका ऑन है? फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी है जिसमें म्यू1 दे रखा है, म्यू1 सरफेस और बी के बीच में है, और सॉरी म्यू1 जो है वो ए और बी के बीच में है, और जो म्यू2 है वो सरफेस और बी के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कितनी उसकी एक्सेलेरेशन होगी ब्लॉक ए एंड बी की, वो हमें बतानी है, ठीक है। तो ब्लॉक ए और बी की आपको एक्सेलेरेशन बतानी है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है पहले उसको देखते हैं। पहले बात करते हैं बेटा ऑब्जेक्ट बी के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट बी के लिए अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट बी का कितना है सरफेस फ्रिक्शन?
फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है 0.4 इनटू में इसका वेट जो होगा वो कंबाइंड वेट आएगा। कंबाइंड वेट करें तो 10 + 5, तो ये हो गया बेटा 15 इंटू 0.4, तो कितना आ जाएगा 60, और जी की वैल्यू भी रख देंगे 10, तो 60 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह है, तो पहले का आंसर आ गया 60। अब दूसरे के केस में निकालना है फ्रिक्शन कितना होगा, तो दूसरे के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू बी जो है वो इसके केस में मूव नहीं कर पाए, क्या कर रखा है। ठीक है, अब देखो फोर्स हमने लगाया बेटा 50 न्यूटन का, लेकिन बी का जो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका फोर्स 60 न्यूटन है, इसका मतलब बी का हिलना तो नामुमकिन है। ठीक है, तो बी की जो एक्सेलेरेशन होगी वो तो जीरो होगी, तो किस ऑप्शन में जीरो है, एक तो इसमें है और एक इसमें है। अब बची ए की एक्सेलेरेशन, वो निकाल देते हैं, बी इनमें से कौन सी होगी वो देखते हैं। तो एक्सेलेरेशन का फार्मूला होगा 50 न्यूटन फोर्स लगा माइनस उसका फ्रिक्शन 0.8 है जो ए और बी के बीच में है, इनटू में उसका मास कितना है भाई 5 है, इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, और डिवाइडेड बाय उसका मास कितना है 5 है। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा 2, ये आ जाएगा बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ये होगा। अब था बेटा एक 57 4, देखो 57 जैसा भी कल आपने क्वेश्चन किया था, इसमें फोर्स अब नीचे वाले पे अप्लाई है। ठीक है, और नीचे के लिए बोल दिया कि सरफेस कैसा है, स्मूथ है। स्मूथ है तो हमें पता होता है म्यू स्मूथ के लिए 0 होगा। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम फोर्स विच इज द बोथ ऑफ द ब्लॉक विल मूव विद द सेम एक्सेलेरेशन। अब दोनों की एक्सेलेरेशन हमें यहाँ क्या करनी है, सेम रखनी है। तो दोनों की एक्सेलेरेशन सेम रखेंगे तो 10 kg की एक्सेलेरेशन और 4 kg की एक्सेलेरेशन बिल्कुल सेम आए। तो 10 kg के अंदर कितनी काम कर रही है, मान लो फोर्स F काम करेगी, माइनस उसके अंदर कितना काम कर रहा है, ये है 4, ये है 3, 0.3, तो 4 इंटू 0.3 इंटू 10 कितना आ गया भैया 12 आ गया, डिवाइडेड बाय उसका मास, मास कितना है 10 है। ठीक है, इसी तरह 4 kg वाले के लिए कैलकुलेट करोगे तो 4 kg वाले में बिल्कुल सीधा काम है, ये 4 इंटू 3 तो 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय उसके ऊपर मास कितना है 4 है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए और इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक्सेलेरेशन निकाल दी, दोनों मूव नहीं, दोनों एग्जैक्ट सेम एक्सेलेरेशन के साथ मूव करेंगे, हमने वो कंडीशन इसकी बढ़ा दी है। तो यहाँ से सोल्व करो, एफ की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है, काट दो इसको, सीधा ही कट जाएगा। 4 3 जा पे गया 30, 30 में 12 प्लस कर दो 42 42 आ जाएगा। तो एक्सेलेरेशन कितनी काम करेगी 42 काम करेगी। ठीक है, और इसमें एक्सेलेरेशन का ये क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरह का है, इसमें अब की बार ब्लॉक को डायरेक्शन बदल दी है। ठीक है, और कुछ दे रखा है वो देख लेते हैं। हमारे पास इसके केस में 2 ब्लॉक है बेटा, पहले का मास 5 है, दूसरे का 4 है, आगे ओवर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, मतलब स्मूथ है तो नीचे वाले के लिए म्यू की वैल्यू 0 है। आगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन फॉर ए एंड बी जो है वो इतने हैं, सेम है। मैक्सिमम फोर्स एफ इज अप्लाइड सो दैट बी इन ऑर्डर दैट बोथ एंड बी डू नॉट मूव हैव एनी रिलेटिव मोशन, यानी किस फोर्स से हम इसको खींचे या किस हॉरिजॉन्टल फोर्स से इसको पुल किया जाए जिससे ये एक दूसरे के ऊपर मूव ना करें। अब कैसे मूव ना करें, हमने कहा कि इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स बेटा किसके बराबर है m2 इंटू जी, m2 कितना है 5 kg है। ठीक है, इंटू में जी है, और इज इक्वल टू मैं बात करूं तो म्यू, म्यू कितना है 0.6 है, क्योंकि ये मूव नहीं करना चाहिए, तो इन दोनों के बीच कितना लगेगा वो निकाल लेते हैं। म्यू यहाँ आ जाएगा m1 प्लस m, दोनों का मास ऐड कर दो कितना हुआ 5 + 2 इंटू में जी, तो ये कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, या मास कितना होगा वो मास आ जाएगा अपने पास। तो कौन सा कर दिया मैंने, ये गड़बड़ होगी क्या, देखो दोबारा देखो, मैंने एक्सेलेरेशन ले ली ना, एक्सेलेरेशन तो लेनी नहीं अपने को। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन हमें निकालनी है, तो हमें पता है किसके बराबर होगी F/7 के टोटल मास। ठीक है, अब यहाँ से हम कह रहे हैं कि यहाँ कोई एक्सेलेरेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ 2 इंटू F/7। ठीक है, इस ब्लॉक की हमने फोर्स निकाल दी। ठीक है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू पता चल गई 0.6 इंटू में जो उसका मास है किस ऊपर वाले का कितना है 2, इंटू में जी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से अब फोर्स निकालना है, कितना आएगा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा,
ये 6 बचेगा, तो 6 इंटू 7 जो है वो 42 किलोग्राम फोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या कैसे भी कहो, वो न्यूटन उसी की यूनिट होती है, तो 42 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है ना। वो किलोग्राम फोर्स रखोगे तो जी की वैल्यू नहीं रखनी उसमें, तो यहाँ हमारे पास 42 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। चलो ये और पढ़ो 61, फिर आगे करते हैं अपना काम। 61 में क्या दिया है भाई? 61 में है हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, पहले का मास है बेटा 4 kg, जिसका सेकंड है बेटा 6 kg, ठीक है। कनेक्टेड बाय नेग्लिजिबल मास पासिंग ओवर ए पुली एज शोन इन द फिगर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक, इसके और इसके बीच में 0.4 है, म्यू की वैल्यू। When the system is released, both m1 and m2 start accelerating, मूव करते हैं। What additional mass should be put over it, यानी जो हमने छोटा m रखा है, so that the system m1 to slide with a uniform speed है। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक्सेलेरेशन कितनी होगी? यूनिफॉर्म स्पीड बोले तो एक्सेलेरेशन 0। ठीक है। तो यहाँ हम कहते हैं क्या कि इस रोप के अंदर जो टेंशन लग रही है वो इसके वेट यानी फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे टेंशन जो है वो आएगी बेटा टोटल m2 का मास इंटू में जी, यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अगर टेंशन निकालोगे तो वो टेंशन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जो काम करे उसके बराबर होगा, यानी म्यू नॉट m1 प्लस m इंटू में आ जाएगा जी से जी तो कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 6 है, म्यू की वैल्यू 0.4 है, इसकी वैल्यू 4 है, और ये छोटा मास हमें निकालना है। निकालो जल्दी से, कितना आएगा? कितना है भाई? क्या सीट देने हैं यार, देखो 11 kg। कितना आ जाए बेटा? 11 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में ये हमारा आंसर है। अब इसमें एक दो आर्टिकल थोड़े से रह गए थे कल, वो आज एक बार पूरे कर देते हैं। इसमें एक आर्टिकल आता है बेटा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, अगर इंक्लाइंड प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट है तो वेट काम करेगा नीचे, आर काम करेगा ऊपर की तरफ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और ये आ जाएगा बेटा एम जी साइन थीटा का, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये वो लोग जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये है, तो फ्रिक्शन का काम करेगा, अगेंस्ट काम करेगा। तो यहाँ से आर को हम एम जी कोस थीटा रख सकते हैं। और जो फ्रिक्शन मास इनटू एक्सेलेरेशन है वो किसके बराबर होगा? एम जी साइन थीटा प्लस में फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो यहां से अगर मैं इसकी एक्सेलेरेशन निकालूं तो ये आएगी जी साइन थीटा प्लस में म्यू जी कोस थीटा के, ठीक है। तो जब डाउनवर्ड मूव करेगा तब ये आएगा, ये डाउनवर्ड के केस में है। अगर यही ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ मूव करे तो कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चेंज है, अपवर्ड मूव करेगा तो हम इसके एक्सेलेरेशन कह सकते हैं ये हो जाएगी जी कॉमन ले लो चाहिए साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा के, क्योंकि वहां अपोजिट हो जाएगा सारी चीजें, मास इनटू एक्सेलेरेशन ऊपर फ्रिक्शन नीचे, ठीक है। तो वहां उस केस में ये फार्मूला बढ़ना है। अब एक और आर्टिकल आता है इसमें जिसमें हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। बैंकिंग ऑफ रोड असल में क्या है कि हमने एक रोड के एक एज को उठाया। अगर हम कहते हैं कि एक शार्प टर्न है, शार्प टर्न पे कोई व्हीकल हमें मूव करना है, तो शार्प टर्न जो होगा वहां क्या होगा, वहां इसका जो फ्रिक्शन काम करेगा वो फ्रिक्शन हमें सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल रखना पड़ेगा, तभी ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। तो यहाँ सेफेस्ट स्पीड कितनी आ सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो ये हम कहते हैं कि इसके बराबर होगी, ये हो जाएगी म्यू आर, ठीक है, इंटू जी। तो अगर आप सेफेस्ट स्पीड निकालो या मैक्सिमम स्पीड निकालो तो वो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब हमने क्या किया, फर्स्ट रास्ता जो हमने बढ़ाया उसमें हमने क्या कि साइकिलिस्ट बेंड कर ले,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के केस में हम कहते हैं कि इसके की जो वेलोसिटी आती है वो फ्रिक्शन के ऊपर ना डिपेंड करके वो उसके एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, जिसका एंगल थीटा है तो टेन थीटा आ जाएगा। फ्रिक्शन हट चुका है यहाँ से। इसके बाद हमने दूसरा रास्ता क्या अपनाया, क्यों ना रोड को ही एक तरफ से बैंक कर दें। बैंक का मतलब क्या होता है कि एक साइड के रोड को थोड़ा सा रेज किया जाएगा। तो इसमें हम रेजिंग किसकी करते हैं, रेजिंग होती है बेटा आउटर एज की। ठीक है, रोड का जो बाहर का हिस्सा होगा कर्व का, उसको हम रेज कर देंगे कंपेयर टू इनर एज के। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि साइकिलिस्ट होगा टू व्हीलर तो वो बेंड नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, हम मैक्सिमम स्पीड के साथ आराम से वो टर्न ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे इसके केस में, एक बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट लगा के, और बैंकिंग ऑफ रोड के हिसाब से इसमें जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी बराबर होती है बेटा अंडर रूट आर इंटू जी। आर वो रेडियस है जिससे हमें रोड को बेंड करना है, म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा भाई वन माइनस म्यू टेन थीटा के। ठीक है, इस फार्मूले को लगा के हम इस केस में जितनी बेंडिंग होगी वो बेंडिंग वगैरह सारी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये इसके केस हैं, सेफ स्पीड और बाकी पैरामीटर्स आते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन खास तो है नहीं, कोई नहीं आता क्वेश्चन, कोई स्पेशल पूछता नहीं इससे। ठीक है, एक इसमें हमारे पास बेटा वर्टिकल सर्कल का केस है। ठीक है, वो एक बार मैं बता देता हूँ, वो है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। फिर हम वर्क पावर एनर्जी की तरफ बढ़ जाएंगे। मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। ठीक है, हमने एक रस्सी के साथ स्टोन बांध दिया और उसको हम वर्टिकली घुमा रहे। वर्टिकल हमारे समझते हो तो सामने, जैसे फेस के सामने घूमे, एक घूमता हमारे सर के ऊपर, दूसरा हमारे मतलब जिसको हम फेस के सामने घुमा रहे, नीचे से ऊपर जा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं, तो वर्टिकल सर्कल में जब वो ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, रुक जाओ जरा एक बार। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल में जब ये ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो यहाँ अलग अलग पॉइंट्स बनते हैं इसके। फर्स्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ है तो mg नीचे की तरफ होगा, टेंशन जो काम करेगी वो T होगी। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास, A है, ये B है और ये पॉइंट अपना C है। तो अलग अलग पॉइंट्स पे हम टेंशन निकालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एट C पे। C पे जो टेंशन होगी बेटा वो होगी mv स्क्वायर अपॉन r प्लस इसमें जुड़ जाएगा mg। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पॉइंट A की, तो पॉइंट A के लिए क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, पॉइंट अगर हम बात करें पॉइंट बी के लिए, पॉइंट बी मतलब जो इधर का है, अब इसमें वेट तो काम करेगा बेटा नीचे की तरफ, सेंट्रिपेटल फोर्स काम करेगी इधर की तरफ। अगर यहाँ इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी पे स्ट्रिंग टूट जाए, यानी जिस रास्ते के साथ हमने बांध रखा है इसको, तो ये कहाँ मूव करेगा बेटा, टेंजेंट टू द पाथ मूव करेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि इस कंडीशन में अगर वो ब्रेक करती है स्ट्रिंग तो ये टेंजेंट टू पाथ है। तो यहाँ टेंशन जो होगी वो किसके बराबर होगी, एम बी स्क्वायर अपॉन आर के होगी। पॉइंट ए पे कितनी आएगी, पॉइंट ए पे देखते हो तो एम जी है बेटा नीचे की तरफ। ठीक है, टेंशन भी है नीचे की तरफ और ये है एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे सबसे मिनिमम टेंशन होगी, और ये टेंशन जो बराबर होगी पॉइंट ए पे वो हो जाएगी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम बी स्क्वायर अपॉन आर के। ठीक है, या फिर कैसे कर लो, एम बी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल देते हैं। इसकी जो पॉइंट ए पे वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी आएगी बेटा अंडर रूट आर जी के। पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी आती है वो आती है अंडर रूट फाइव आर जी के। और टेंशन जो आती है पॉइंट ए पे वो अपने सिक्स एम बी जी के, पॉइंट सी पे वो सिक्स एम जी आती है। तो सबसे लोवेस्ट टेंशन का पॉइंट हमारा यही है। ठीक है ना, इसमें v की वैल्यू जो है वो रख देते हैं, तो v की वैल्यू रख के हम सब सारे आर्टिकल्स में सभी टेंशन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ एक कंसेप्ट वाइज पढ़ लेना, इसको ज्यादा डिटेल में अपने को लेने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर की तरफ। थोड़ा सा काम डिस्टर्ब सा हो रहा है अपना, क्योंकि न्यूमेरिकल अगले दिन हो पाते हैं। ठीक है, चलो आज वर्क एनर्जी पावर को इतना ही डिस्कस करेंगे कि इतने न्यूमेरिकल हमारे आ जाए ताकि कल हम आराम से वर्क एनर्जी पावर सोल्व कर सकें।
ठीक है, चलो देखो 1-2 मिनट का एक बार हम ब्रेक लूंगा। ठीक है, इतने आप भी रिफ्रेश हो लो। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं मैं।